देश में कोरोना भयावह रूप लेता जा रहा है। राज्य दर राज्य हम इसका आज सुबह से विश्लेषण भी कर रहे हैं और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुजरात में भी कोरोना ने भीषण हालात पैदा कर दिए हैं। वहां पर रोज मरीजों की संख्या नए रिकॉर्ड बना रही है और अगले दिन पुराने रिकॉर्ड तोड़कर नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी साहब जुड़े हुए हैं। विजय रूपाणी साहब, आपका एबीपी न्यूज में स्वागत है। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल ये कि अभी राज्य के जो हालात हैं वो बेहद नाजुक हैं, बेहद नाजुक हालात हैं। क्या राज्य सरकार इस तरह के बदले हुए हालात के लिए पहले से तैयार थी या लग रहा था कोरोना तो चला गया? देखिए, राज्य सरकार से कहीं भी कोई चूक नहीं हुई है। हम पिछले 1 साल से लगातार कोरोना से लड़ रहे हैं। हमने लगातार अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार भी किया है। सेट प्रोटोकॉल की तरह लोगों का इलाज किया है। भारत में यह कोरोना की जो सेकंड वेव है और इस सेकंड वेव में संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। पूरे देश में ऐसी हालात है। गुजरात में जो केस आ रहे हैं इसमें से 65 से 70% मामले अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट 4 महानगरों से केस बढ़ रहा है। हालांकि राज्यों के दूसरे शहरों से भी मामले आ रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या काफी कम है। अभी मैं कल की बात करूं तो लगभग 6000 केस गुजरात में आए हैं। इसलिए संक्रमण के इस चेन को तोड़ने के लिए हमने व्यवस्था और नियमों को सख्त किया दिया है। मेडिकल फैसिलिटीज को भी बढ़ा दिया है और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में गुजरात में केस धीरे धीरे सेटल और बाद में कम हो जाएंगे। लेकिन आप इन जो बढ़े हुए आंकड़े हैं, कोरोना के मरीज जो लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके पीछे क्या मानते हैं कि जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए उसकी वजह से सभाएं हुई, रैलियां हुई, जुलूस निकाले गए, या जो उपचुनाव हुए उस दौरान जो राजनीतिक गतिविधियां हुई वो जिम्मेदार हैं? मैं मानता हूं कि ये सेकंड जो वेव है वे पूरे देश और दुनिया में है। सिर्फ अगर गुजरात में होती तो चौक्कस हम ये बात को मंजूर करते, लेकिन अभी के जो हालात को निकाय चुनाव से जोड़ना मैं सही नहीं समझता हूं। गुजरात में निकाय चुनाव फरवरी में हुए थे। यदि चुनाव के कारण केस बढ़ने होते तो हफ्ते या 10 दिन में ही केस बढ़ने लगते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वैसे भी लोकतंत्र में चुनाव भी एक जरूरी प्रक्रिया है। आज भी 4 स्टेट में चुनाव चल रहा है और सरकार ये चुनाव नहीं करवाती है, चुनाव आयोग का काम है। राज्य में कोरोना की स्थिति देखते हुए नवंबर में होने वाले चुनाव को हमने टाला था और जब स्थितियां बेहतर हुई तो राज्य चुनाव आयोग ने स्वतंत्र निर्णय लेकर चुनाव कराए। उस समय केसों की संख्या भी बहुत कम थी। आज जब गुजरात में केस बढ़े हैं तो देश के बाकी राज्यों में भी केस बढ़े हैं कि वहां जहां चुनाव नहीं था वहां भी केस बढ़े। जैसे पंजाब में कहां चुनाव था, जैसे महाराष्ट्र में कोई चुनाव नहीं, केस काफी बढ़े हैं। इसलिए संक्रमण के लिए सिर्फ निकाय चुनावों को दोष देना ये उचित नहीं है। जी, लेकिन अभी हाल में राज्य में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर एक विवाद हुआ। क्या राज्य में जो पर्याप्त इंतजाम है रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर, उसमें कमी है, इसकी किल्लत हो रही है? पूरे भारत में कुछ ही कंपनियां रेमडेसिविर इंजेक्शन का प्रोडक्शन करती है। पूरे देश में कोरोना का मामला बढ़ा है। रेमडेसिविर की मांग तेजी से बढ़ी है। गुजरात में भी मांग बढ़ी है। फिलहाल हम दररोज लगभग 25,000 के आसपास रेमडेसिविर इंजेक्शन का उपयोग हम करवाते हैं, लेकिन इसके बावजूद कहीं किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए, इसलिए हमने अलग अलग सोर्सेस में से इंजेक्शन को कलेक्ट किया है। आसाम से लेकर, मुंबई से लेकर गुजरात में जो प्रोडक्शन है वहाँ से उसकी खेप मंगवाकर हम हर रोज 25,000 इंजेक्शन की इंतजाम करते हैं। तो अगर सरकार इंतजाम कर रही है, प्राइवेट अस्पताल में पर्याप्त विजय रूपाणी जी, अगर सरकार इंतजाम कर रही है तो आपके पार्टी प्रेसिडेंट CR पाटिल को इंजेक्शन पार्टी दफ्तर से बांटने की क्यों नौबत आ गई? क्या वजह थी कि उन्होंने रेमडेसिविर का इंजेक्शन सूरत में पार्टी दफ्तर से बांटा?
देखिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन जिस तरीके से केस बढ़े हैं, सभी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। हम लोग तो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं उनको इंजेक्शन देते हैं। सूरत में डिमांड थी तो पार्टी अध्यक्ष पाटिल जी ने एक सेवा की भावना से उन्होंने भी मेहनत की, इंजेक्शन कलेक्ट किए और उन्होंने इंजेक्शन बांटे हैं। मैं मानता हूं कि ये उनकी मन में जो सेवा का भाव था उसके लिए उन्होंने किया। कांग्रेस उस पर राजनीति कर रही है, ये ठीक नहीं है। इस समय जो सभी लोगों को जो अपने हाथ में है उससे कितनी जनता की सेवा हो, उस सेवा करने का मौका भगवान ने दिया है। तो मैं मानता हूं कि राजनीति छोड़कर कोरोना में इस काल में जनता की सेवा के लिए सबको आगे आना चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि हमने देखा महाराष्ट्र से बहुत सारे प्रवासी मजदूर वो वापस अपने अपने राज्यों की ट्रेन पकड़ रहे हैं। गुजरात के सूरत से और भी कई जगहों से ऐसी खबरें आई हैं जो बाहर से लोग आते हैं कामकाज करने, वो इस डर से कि गुजरात में लॉकडाउन लग जाएगा वो अपने अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। क्या गुजरात में हालात को काबू करने के लिए लॉकडाउन लगाने की कोई योजना है? मैंने बार बार बताया है कि गुजरात में लॉकडाउन नहीं लगने वाला है, क्योंकि इसके कोई जरूरत नहीं है। हमने कोरोना कर्फ्यू, इसका मतलब रात्रि कर्फ्यू, 20 नगरों में 10 घंटे का कर्फ्यू लगाया है और उसका काफी अच्छा परिणाम भी मिल रहा है। पिछले साल यह बीमारी हमारे लिए एक नई चुनौती थी जिसके खिलाफ लड़ने का हमें कोई अनुभव भी नहीं था। बहुत सारी तैयारियां और व्यवस्था करनी थी, जिस वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया था। लेकिन आज 1 साल के बाद ऐसी समस्या नहीं है। हमारे पास कोरोना को लेकर पिछले 1 साल का अनुभव भी है, ट्रीटमेंट को लेकर एक सेट प्रोटोकॉल भी है और पर्याप्त संख्या में मेडिकल फैसिलिटीज भी आज हमारे पास मौजूद है। लेकिन व्यापारी कह रहा है कि भी कोरोना के बारे रात्रि में कर्फ्यू की वजह से उसको दुकानें जल्दी बंद करनी पड़ती हैं। जल्दी दुकानें बंद करने की वजह से उसका व्यवसाय का नुकसान हो रहा है, धंधे का नुकसान हो रहा है। क्या रात्रि कर्फ्यू में कुछ ढील देने की योजना है, क्योंकि लगातार व्यापारी मांग कर रहे हैं? नहीं, व्यापारी कह रहे हैं कि आप हमारा घंटा तय कर दो व्यापार करने के लिए, लेकिन लॉकडाउन मत लगाओ, उतने ही घंटे में हम काम कर लेंगे। गुजरात के व्यापारी बहुत समझदार है और सुबह से 9 बजे से लेकर शाम को रात को 8 बजे तक व्यापारी काम कर लेते हैं। जो ग्राहक है, कंज्यूमर, वो भी इस समय में ही सब कुछ लेने देने के लिए वो भी इस समय का सदुपयोग करते हैं। मुझे लगता है कि गरीब और मध्यम वर्ग की रोजी रोटी सलामत रहे और व्यापार भी चलता रहे और कोरोना के सामने हम संक्रमण को रोक भी रहे, तो उस दिशा में रात्रि कर्फ्यू पर्याप्त है। तो उसमें गुजरात ने अच्छी तरह से व्यवस्था बनाने की कोशिश की है। जी, एक और व्यवस्था है जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वेंटिलेटर की पर्याप्त संख्या है, क्योंकि देखिए पिछली लहर के मुकाबले मामले इस बार 3 गुना 4 गुना तक जा सकते हैं। वेंटिलेटर्स की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है, क्योंकि कई राज्यों ने डिमांड की प्रधानमंत्री के साथ बैठक में, महाराष्ट्र ने मांग की कि ऑक्सीजन की सप्लाई आसपास के राज्यों से बढ़ाई जाए। तो इन स्वास्थ्य सेवाओं पर गुजरात कहाँ पर है अभी? गुजरात के लिए मैं आपको बताऊं कि हमारा सद्भाग्य है कि ऑक्सीजन भी गुजरात में प्रोडक्शन हो रहा है। भारत सरकार ने 5000 से ज़्यादा वेंटिलेटर दिया है। मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों का आभार व्यक्त करता हूं कि हमने जो मांगा उतना वेंटिलेटर मिला है। हमारे यहाँ रेमडेसिविर का प्रोडक्शन होता है तो उनकी भी व्यवस्था हमने की है। और गुजरात में हमने धन्वंतरी रथ 4000 से अधिक, इसका मतलब कि लोग अस्पताल में नहीं आ न पाए, वहां जाकर उनकी ट्रीटमेंट हो, ऐसा धन्वंतरी रथ अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहा है। संजीवनी रथ भी हमने करीब 1500 से ज़्यादा बनाए हैं। जो होम क्वारंटाइन है ऐसे पेशेंट के लिए 104 जो हमने फ्री सेवा दे रखी है।
एक अकेले अहमदाबाद में 1500 104 की गाड़ियां घूम रही है। तो मेडिसिन, टेस्टिंग, इंजेक्शन, बेड, अस्पताल, ये पूरी व्यवस्था, ऑक्सीजन और टेस्टिंग के लिए भी हमने काफ़ी बढ़ोतरी की है। पहले 50,000 टेस्ट करते थे, अब हम 1,30,000 टेस्ट हर रोज करते हैं और RT-PCR भी टेस्ट हमने काफ़ी बढ़ाए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय रूपाणी साहब आपका, और हमें उम्मीद है कि इस महामारी के दौर में आप अपने प्रयासों में सफल होंगे, लोगों को जल्द से जल्द राहत मिलेगी। लेकिन ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है हाथ धोते रहें, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें जब भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर हों, जब भी सार्वजनिक जगह पर हों। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।